इस वीडियो के शुरू होने से पहले ही मैं बता दूं कि ये हमारी एब्सोडिज्म सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। अगर आपने बाकी 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। और एक और बात, आपको इस वीडियो के दौरान स्क्रीन पे कोई भी विजुअल्स नहीं दिखने वाले हैं, तो इस एपिसोड को आपको बस सुनना है। 4 जनवरी 1960 फ्रांस की एक सड़क पर फेशियल वेगा HK500 उस ज़माने की सबसे पावरफुल और सबसे खूबसूरत कारों में से एक 145 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही थी। ड्राइवर सीट पर था मिचेल गिलमार्ड, फ्रांस के सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस का मालिक। पैसेंजर सीट पर था एक छोटे कद का आदमी, उम्र लगभग 46 ईयर्स, सिगरेट जला रहा था शायद। एल्बर्ट केमू, नोबेल प्राइज़ विनर, दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से एक, जिन्हें फादर ऑफ एब्सोडिज्म भी कहा जाता है। किसी को भी नहीं पता कि सच में क्या हुआ था उस दिन। शायद टायर फटा, शायद स्टीयरिंग फेल हुआ, या फिर शायद स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जो भी कारण था, सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ। कार सड़क से हटकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया था। पैसेंजर सीट पर बैठा आदमी शायद दर्द महसूस करने से पहले ही खामोश हो चुका था। कहने का मतलब यह है कि केमू की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी। उनकी खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। दुर्घटना के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचे। वहाँ कुछ सामान बिखरा हुआ था, कुछ कागज़, एक कलम और कीचड़ में पड़ा हुआ केमू का बैग। पुलिस को बाद में उस जगह से 2 महत्वपूर्ण चीज़ें मिली। एक ट्रेन का टिकट पेरिस के लिए, पूरी तरह से सही सलामत, बस इस्तेमाल नहीं हुआ था। और दूसरा एक अधूरा हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट, द फर्स्ट मैन, ऑलमोस्ट 144 पेजेस। कुछ पन्ने फट गए थे, कुछ गंदे हो गए थे, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ही पन्ने सही सलामत थे। केमू उस समय तक इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उनकी आखिरी किताब और उनका बचपन उन पन्नों पर लिखा हुआ था। उनकी जेब में ट्रेन का टिकट इसलिए मिला क्योंकि केमू ने ओरिजिनली ट्रेन से जाने का ही प्लान किया था। उनकी वाइफ और बच्चे ट्रेन से गए भी थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मिचेल ने जोर देते हुए कहा, कार से चलते हैं, आरामदायक रहेगा। और केमू मान गए, और वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन गया। लेकिन ये तो इस कहानी का अंत था। असल कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है एक गरीब घर से, एक खामोश माँ से, और एक ऐसे बच्चे से जिसने अपने पिता का चेहरा कभी देखा ही नहीं। तो क्यों ना इस कहानी को शुरू से शुरू किया जाए। तो अब मैं जैसा बता रहा हूँ उस हिसाब से ज़रा अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाओ। 1913, 1913, अल्जीरिया का एक छोटा सा टाउन मोंडोवी, अफ्रीका के उत्तरी किनारे पर। दोपहर का वक्त है, तेज़ गर्मी है, सफ़ेद दीवारों वाले पुराने घर, धूल उड़ती गलियाँ, दूर कहीं समंदर की आवाज़, और आसमान में जलता हुआ सूरज। इन्हीं गलियों में एक बहुत ही साधारण परिवार रहता था। पिता का नाम था लूशियन केमू, एक साधारण मजदूर जो शराब की फैक्ट्री में काम करता। माँ का नाम था कैथरीन, ना ज़्यादा पढ़ी लिखी, ऊपर से आंशिक रूप से बहरी। एक बचपन की बीमारी ने उनकी सुनने की क्षमता लगभग छीन ली थी। हाँ, वो बोल सकती थी, लेकिन बहुत कम बोलती। इतना कम कि कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता और उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। खामोशी उनकी आदत नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी बन चुकी थी। इसी घर में 7 नवंबर 1913 को एक बच्चा पैदा हुआ, एल्बर्ट केमू। उस समय एल्बर्ट के पिता 28 साल के थे और माँ 21 साल की। उनका एक और बच्चा पहले से था, लूशियन जीन, एल्बर्ट से 3 साल बड़ा। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उस समय तक कम से कम परिवार तो था। अगस्त 1914, एल्बर्ट अभी 1 साल का भी नहीं हुआ। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। उसके पिता को सेना में भर्ती कर लिया गया। उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चों को गुड बाय कहा और चले गए युद्ध लड़ने, लेकिन कभी वापस नहीं आए, क्योंकि युद्ध के दौरान बम के विस्फोट की वजह से उसमें से निकला हुआ एक बड़ा धातु का टुकड़ा लूशियन के सर को चीरता हुआ अंदर घुस गया और लूशियन के मुंह की वही मौत हो गई। वो उस समय 29 साल के थे और एल्बर्ट 11 महीने का। बाद में कैथरीन को एक लेटर मिलता है
आर्मी का। उस लेटर के साथ एक छोटा सा पैकेट मिला। पैकेट में रखा था एक धातु का टुकड़ा, वही धातु का टुकड़ा जो लूशियन के सर में घुसा था। आर्मी ने भेजा, एक सोवेनियर के तौर पर। अब ज़रा सोचो, एक बच्चा जो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ, जो इस दुनिया के बारे में अभी कुछ नहीं जानता, जिसे नहीं पता कि पिता क्या होता है, प्यार क्या होता है, उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है एक ताबूत और एक रोती हुई माँ से। युद्ध के बाद कैथरीन अपने बच्चों को लेकर मोल्दोवी से अल्जीरियस चली गई। वो अपनी माँ के घर रहने लगी। उसकी माँ यानी कि एल्बर्ट की नानी, उन्हें सब ग्रैंड माँ कहते। वो एक कठोर औरत थी, बहुत कठोर। वैसे देखा जाए तो वो कोई विलन नहीं थी, उस समय की परिस्थिति और हालातों ने उसे ऐसा बना दिया था। लेकिन बच्चों के लिए तो वो डरावनी थी। ग्रैंड माँ घर चलाती, वो सच में अपने पास एक छड़ी रखती, और जब भी एल्बर्ट या उसका भाई कोई छोटी सी भी गलती करते तो वो उन्हें उस छड़ी से मारती। केमू बाद में लिखते हैं कि मेरी नानी को मैं कभी माफ़ नहीं कर पाया, उनकी क्रूरता के लिए नहीं। क्रूर तो वो थी ही, ये तो हमने स्वीकार कर लिया था, लेकिन मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पाया। इसका कारण था उनकी निर्दयता। वो हमें प्रेम नहीं करती थी, हम उनके लिए एक बोझ की तरह थे, और उन्होंने हमें ये हर दिन महसूस कराया। एल्बर्ट की माँ घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में सफाई का काम करती। सुबह जाती, शाम को थकी हारी लौटती, और फिर बस खिड़की के पास बैठ जाती, बिना कुछ बोले घंटों तक वहीं बैठी रहती। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनके बहरेपन की वजह से था, कुछ लोग कहते हैं कि ये उनका ट्रोमा था, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो स्वाभाविक तौर पे वैसी ही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती थी। वो प्रेम करती थी, लेकिन वो प्रेम कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाई। केमू बाद में लिखते हैं कि मेरी माँ के पास मेरे लिए शब्द नहीं थे। जब मैं स्कूल से आता तो वो मुझे देखती, बस देखती। उनकी आंखों में मुझे कुछ तो दिखाई देता, प्यार, चिंता, थकान, मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी बताया ही नहीं। केमू कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ से कभी नफरत नहीं की, बस उन्होंने उनके वैसे स्वरूप को स्वीकार कर लिया। हाँ, ये बात सच है कि घर में बिजली नहीं थी, बस एक अंधेरा कमरा, एक थकी हुई माँ और एक सख्त नानी जो बात बात पर एल्बर्ट को छड़ी से मारती। लेकिन इसी घर के बाहर एक और दुनिया थी, अल्जीरियस की धूप, भूमध्य सागर का नीला पानी, गर्म हवाएं और खुला आसमान। छोटा एल्बर्ट जब भी घर की घुटन से बाहर निकलता, उसे एक अजीब सी आज़ादी महसूस होती। वो समंदर में तैरता, रेत पर दौड़ता, सूरज को घंटों तक देखता रहता। उसे नेचर में वो सुकून मिलता जो उसे इंसानों से कभी नहीं मिला। एक और जगह थी जहाँ एल्बर्ट सबसे ज़्यादा जिंदा महसूस करते थे, फुटबॉल का मैदान। धूल भरे मैदान में वो गोलकीपर की पोजीशन पर खड़े होते। बाद में एल्बर्ट लिखते हैं कि ईमानदारी और न्याय के बारे में मैंने जो कुछ सीखा वो किताबों से कम और फुटबॉल के मैदान से ज़्यादा सीखा। अब ज़रा सोच के देखो, एक तरफ खेलता हुआ हंसता हुआ बच्चा और दूसरी तरफ घर लौटकर देखता है माँ की थकी हुई आंखें, खाली बटुआ और चारों तरफ फैली हुई खामोशी। केमू के जीवन में ये दोनों बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ थीं, एक तरफ रोशनी और एक तरफ अंधेरा। अब तक की कहानी सुनकर तुम सोच रहे होगे कि इतनी मुश्किल ज़िंदगी में जहाँ हर दिन जिंदा रहना ही अपने आप में जंग हो, केमू ने इतनी पढ़ाई कैसे करी, कैसे वो एक राइटर बने। तो इसका जवाब है उसके एक स्कूल के टीचर, नाम था लुइस जर्मन। जब केमू 10 साल के थे तब लुइस जर्मन ने उसमें कुछ देखा, एक जिज्ञासा से भरा हुआ बच्चा जो बाकी बच्चों से काफ़ी अलग है। उस ज़माने में गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन जैसे एक लग्जरी थी। ज़्यादातर बच्चे प्राइमरी स्कूल के बाद काम पे लग जाते थे। केमू का भी यही फ्यूचर था, लेकिन जर्मन ने उसकी प्रतिभा को देखते हुए एक डिसीजन लिया कि वो केमू को स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर करेंगे। वो उसे हाई स्कूल भेजेंगे आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन ग्रैंडमा ने मना कर दिया, बच्चों को काम पे लगाओ, पढ़ाई से क्या होगा, पैसे कमाने दो। लेकिन जर्मन ने ग्रैंडमा से मिलकर उन्हें कन्विंस किया कि वो केमू को आगे पढ़ने दें। वो घर आए, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, ग्रैंडमा के सारे सवालों के जवाब दिए, और अंततः
किसी तरह ग्रैंडमा मान गई। जर्मन ने एल्बर्ट को फ्री में एक्स्ट्रा क्लासेस दी, अपना टाइम दिया, और 1924 में एल्बर्ट ने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम पास कर लिया और फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल चला गया। ये वो पल था जब एक गरीब अनाथ बच्चे के लिए दुनिया का एक नया दरवाज़ा खुल गया था। बहुत साल बाद 1957 में जब केमू को नोबेल प्राइज़ मिला, उसने सबसे पहला खत अपने उसी टीचर को लिखा और कहा कि आज मुझे एक बहुत बड़ा होनर मिला है, जो ना तो मैंने कभी चाहा था और ना ही जिसकी मैंने कभी मांग की थी। लेकिन जब मुझे ये खबर मिली तो मेरी पहली सोच मेरी माँ के बाद बस आप थे। अगर आपने वो प्यार भरा हाथ ना बढ़ाया होता उस छोटे गरीब बच्चे की तरफ जो मैं था, तो आज जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं कभी नहीं होता। मैं कल भी आपका आभारी था और आज भी हूँ, आपका छात्र एल्बर्ट केमू। लेकिन ये तो बहुत आगे की बात है। इससे पहले ही जब केमू 17 साल के थे, तब उसने मौत को बहुत करीब से महसूस किया था। उस समय पढ़ाई अच्छी चल रही थी, फुटबॉल में भी केमू का नाम हो रहा था, ज़िंदगी एक हद तक ठीक लग रही थी। और तभी एक दिन केमू को खांसी आने लगी। पहले लगा नॉर्मल बात है, लेकिन फिर खांसी के साथ खून आने लगा। केमू को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जांच हुई, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में लिखा था ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ों की बीमारी। उस ज़माने में टीबी का मतलब था मौत का इंतज़ार, क्योंकि उस समय तक टीबी का कोई भी पक्का इलाज नहीं था। कुछ लोग अपने आप ठीक हो जाते और कुछ धीरे धीरे मर जाते। कोई नहीं जानता था कि कोई भी टीबी का मरीज़ अगला साल देखेगा या नहीं। 17 साल की उम्र में जब लोग सपने देखते हैं, प्यार करते हैं, ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं, कामू को पता चला कि उसकी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है। नहीं पता कि वो अगले दिन का सूरज देखेगा या नहीं। यही वो पल था जब केमू के दिमाग में वो सवाल पैदा हुआ जो बाद में उसकी पूरी फिलॉसफी का आधार बना। अगर हम सबको मरना ही है तो फिर जीने का मतलब क्या है? ये सवाल अब कोई किताबी बात नहीं रह गया था। ये उसकी अपनी सांसों से जुड़ा था, उसके अपने जीवन से। टीबी की बीमारी ने उससे सब कुछ छीन लिया, उसका फुटबॉल खेलना, एकेडमिक करियर, यहाँ तक कि आर्मी ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। लगभग सारे सपने टूट के बिखर गए थे। लेकिन एक चीज़ थी जो टीबी भी उससे नहीं छीन पाई, उसकी जिज्ञासा, उसकी सीखने की भूख। उसने किताबें पढ़ना बंद नहीं किया, उसने लिखना नहीं छोड़ा, उसने सवाल करना नहीं छोड़ा। और इसी वजह से टीबी जैसी बीमारी होने के बाद भी केमू ने हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जेरिया से फ़िलोसॉफ़ी की पढ़ाई करी। उसने बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा, बहुत सारी विचारधाराओं के बारे में जाना, लेकिन उसके जो सबसे पसंदीदा लेखक बने वो थे दोस्तोयेव्स्की। दोस्तोयेव्स्की एक रशियन राइटर थे जो नॉवेल्स लिखते थे। क्राइम एंड पनिशमेंट, द इडियट, वाइट नाइट्स, ये सारी उन्हीं की किताबें हैं। केमू दोस्तोयेव्स्की से ऑब्सेस थे। उसने दोस्तोयेव्स्की की सारी किताबें पढ़ी थी, क्योंकि दोस्तोयेव्स्की ने वो सवाल पूछे जो केमू को हमेशा परेशान करते थे। 1934 जब केमू 21 साल के थे, उन्होंने शादी की सिमोन से। सिमोन बहुत सुंदर थी, लेकिन वो मॉर्फिन एडिक्ट थी और केमू को बाद में पता चला कि उसका अपने डॉक्टर के साथ अफेयर था। उसने ऐसा केवल इसलिए किया ताकि वो अपने एडिक्शन को फंड कर सके, और इसीलिए लगभग 2 साल बाद केमू ने डिवोर्स ले लिया। इस अनुभव ने केमू को भीतर तक बदल दिया। वो प्रेम चाहते तो थे, पर किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाए। आने वाले वर्षों में उनके कई अफेयर्स हुए, पर हमेशा उन रिश्तों के बीच एक दूरी बनी रही। 1940 की बात है जब वर्ल्ड वॉर शुरू ही हुआ था। केमू ने दूसरी शादी की फ्रेंसिन फोर से। वो एक मैथमेटिशियन थी, खूबसूरत भी थी और केमू से सच में प्यार भी करती थी। 1945 में ट्विंस पैदा हुए, कैथरीन और जीन। केमू अब फादर तो बन चुके थे, लेकिन एक वफादार पति नहीं बन पाए। उनके शादी के बाद भी अफेयर्स थे, बहुत सारे, और सबसे गहरा था अभिनेत्री मारिया के साथ। वो एक स्पेनिश अभिनेत्री थी। केमू उससे 1944 में मिले और फिर ये अफेयर सालों तक चला। फ्रेंसिन को ये सब पता था, पर वो कामू से कहती नहीं थी।
वो साइलेंटली सफ़र करती थी। 1953 में उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन कर नहीं पाई, और फिर वो डिप्रेशन में चली गई और कामू अपराध बोध से भर गए। वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए। उन्होंने मारिया को छोड़ दिया और फिर फ्रेंसिन के साथ रहे, लेकिन इवेंचुअली मारिया उनकी ज़िंदगी में वापस आ गई। यही केमू की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी थी। वो लव और कनेक्शन की बात तो करते थे, लेकिन अपनी ही वाइफ को हर्ट करते रहे बार बार। जब मार्च 1940 में एल्बर्ट केमू अल्जीरिया से पेरिस आए, तब उन्होंने वहाँ आकर पत्रकारिता शुरू की, थिएटर में भी काम किया, अपनी किताबें भी लिखते रहे। उस समय तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। नाजी जर्मनी ने यूरोप पर हमला किया। नाजी एडोल्फ हिटलर की एक फासीवादी पार्टी थी, जिसका मानना था कि वन रेस इज़ सुपीरियर एंड अदर्स आर इन्फीरियर। मतलब ये कि सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों को सबसे ऊपर माना जाएगा, बाकी सब उसके नीचे। हिटलर की इस आइडियोलॉजी के मुताबिक जर्मन आर्यन लोगों को सबसे ऊपर रखा गया, यानी कि इंसान समझा गया, और बाकी सभी ग्रुप्स को सब ह्यूमन यानी कि इंसान से कम बताया गया। हिटलर के कहने का मतलब साफ था, जो हमारे जैसे नहीं उन्हें जीने का कोई हक नहीं। हिटलर ने यूरोप के कई देशों पर राज किया। पेरिस पर भी हिटलर का कब्जा था, और केमू तो उस शहर में रहते थे जहां हर गली में नाजी सैनिक थे, जहां यहूदियों को पकड़कर गैस चैम्बर में डाला जा रहा था। अब ज़रा सोच के देखो, एक इंसान जो पहले ही मौत, बीमारी और गरीबी देख चुका था, अब इंसानों के हाथों इंसानों पर होने वाली सबसे बड़ी क्रूरता को देख रहा था। केमू ने देखा कि किस तरह सिर्फ एक कागज़ पर हस्ताक्षर से हज़ारों जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, किस तरह सिर्फ एक आदेश से बच्चों को उनकी माँ से छीन लिया जाता है, किस तरह इंसान ही इंसान की जान का दुश्मन बन गया है। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त चुप रहना सुना। हम क्या कर सकते हैं, नाजी बहुत ताकतवर हैं, बोलेंगे तो मारे जाएंगे, चुप रहेंगे तो बचे रहेंगे। लेकिन केमू ने चुप रहना स्वीकार नहीं किया। वो एक गुप्त आंदोलन में शामिल हुए, जो उस समय जुल्म के खिलाफ लड़ रहा था। केमू ने अपनी पत्रकारिता के ज़रिए सच लिखा, नाजी अत्याचारों के बारे में, आज़ादी के बारे में और इंसानियत के बारे में। जर्नलिज्म केमू के लिए ख़तरनाक था। किसी भी वक्त उसके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन केमू ने फिर भी लिखना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि अन्याय के सामने चुप रहने का मतलब है घुटने टेक देना, और केमू को यह स्वीकार नहीं था। इसी दौर में 1942 में केमू की पहली मशहूर किताब रिलीज़ हुई, द स्ट्रेंजर, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। लोगों की नज़रों में ये एक बहुत ही अजीब सी कहानी थी। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर था, उसका नाम था मर्सो। उसकी माँ मर जाती है। वो अंतिम संस्कार पर जाता है, लेकिन रोता नहीं। लोग उसे देखते हैं और कहते हैं कि कैसा बेटा है ये, इसकी माँ मर गई और इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं। कुछ दिन बाद वो एक लड़की से मिलता है, उसके साथ समय बिताता है और ज़िंदगी अच्छी चलने लगती है। लेकिन फिर एक दिन वो समुंदर के किनारे घूम रहा होता है तेज़ धूप में, और वहाँ पर एक अजीब से आवेग में आकर वो एक अरबी आदमी को गोली मार देता है, बिना किसी बड़ी वजह के। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में पेश करती है। और कोर्ट में जब उससे पूछा जाता है कि तुमने उस आदमी को गोली क्यों मारी, तो वो कहता है धूप बहुत तेज़ थी। ये जवाब सुनकर कोर्ट में सब लोग दंग रह जाते हैं। जब ये किताब रिलीज़ हुई थी, इस किताब ने लोगों को परेशान कर दिया था। ये कैसा इंसान है, न माँ की मौत पर रोया, न कत्ल का इसे कोई पछतावा है। लेकिन केमू इस कहानी के ज़रिए लोगों को कुछ और दिखाना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि इस समाज को बस ऐसे लोग चाहिए जो उनके जैसे हों, जो उनके बनाए हुए नियमों का पालन करे। अगर कोई इंसान थोड़ा भी उनसे अलग होता है तो ये समाज उसे बहुत जल्द ही अजनबी घोषित कर देता है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि लोगों की नज़रों में मर्शो का असली अपराध उसका कत्ल नहीं था, बल्कि ये था कि वो अपनी माँ की मौत पर रोया क्यों नहीं। और कोर्ट में भी इसी बात को लेकर बहस होती है, और फिर अंत में मर्शो को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। 3 जनवरी 1960 सुबह सुबह की बात है। एल्बर्ट केमू अपने घर में थे। मौसम ठंडा था और दिन काफ़ी शांत था। केमू अपने स्टडी टेबल पर बैठे द फर्स्ट मैन की मनुस्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। ये उनकी सबसे निजी किताब थी।
उनके बचपन की, उनकी माँ और उनके परिवार के बारे में। उन्होंने पिछली रात ही कुछ नए पन्ने लिखे थे और आज आगे लिखने की योजना थी। तभी उनकी पत्नी फ्रांसिन ने कमरे में आकर कहा कि दोपहर हो रही है, आपको थोड़ी देर बाहर आना चाहिए। बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रख लेना। केमू ने कहा कि बस 5 मिनट में आता हूँ। केमू ने खिड़की से बच्चों को थोड़ी देर देखा और फिर बस अपने काम में लग गए। दोपहर में उनका एक करीबी दोस्त और एक बुक पब्लिशिंग हाउस का मालिक मिचेल गिलमर्ड आया। मिचेल ने सुझाव दिया कि वो दोनों पेरिस साथ में चलेंगे, कार से। केमू ने शुरू में मना किया क्योंकि उन्हें ट्रेन से यात्रा करना ज़्यादा पसंद था, लेकिन मिचेल ने फिर से आग्रह किया तो केमू मना नहीं कर पाए। शाम को केमू ने मनुस्क्रिप्ट अपने बैग में रखी। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब थी, इसीलिए वो इसे पेरिस साथ ले जाना चाहते थे ताकि वहाँ पर वो इस कहानी को पूरा कर सके। उनकी वो पेरिस की ट्रेन टिकट टेबल पर पड़ी थी, लेकिन अब तो वो कार से जाने वाले थे। वैसे उस दिन सब कुछ बहुत ही सिंपल लग रहा था। दिन के भीतर कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि ये कामू का अंतिम दिन था। 4 जनवरी 1960। वैसे उस दिन सुबह हल्का कोहरा था, लेकिन मौसम साफ था। केमू की पत्नी फ्रांसिन और उनके बच्चे सुबह की ट्रेन से पेरिस के लिए निकल भी चुके थे। घर के बाहर मिचेल गिलमर्ड की कार खड़ी थी, फेशियल वेगा HK 500, उस ज़माने की सबसे पावरफुल और सबसे खूबसूरत कारों में से एक। मिचेल ड्राइवर सीट पर था। उसकी पत्नी जेनी और उसकी बेटी एनी पीछे की सीट पर बैठी थी। सामने की सीट केमू के लिए थी। केमू अपना छोटा सा बैग लेकर आए। उसी बैग में द फर्स्ट मैन का अधूरा हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट था। उनकी कोट की जेब में पेरिस की ट्रेन की टिकट थी, जिसे उन्होंने रद्द नहीं करवाया था। सब तैयार थे। केमू कार में बैठे, दरवाज़ा बंद किया और कार चल पड़ी। और कार चलने के बाद क्या हुआ वो तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। 4 जनवरी 1960 केमू ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी इस बेतुकी दुनिया के बारे में लिखा, जीवन को पूरी ईमानदारी से जीने के बारे में कहा, वो एक रैंडम एक्सीडेंट में चला गया। शायद इसी को एब्सोर्ड कहते हैं, ज़िंदगी का बेतुकापन। और इसी एब्सोर्ड को और भी बेहतर तरीके से समझाती है केमू की ये किताब द मिथ ऑफ सिसिफस, वो कहानी जो केमू की पूरी फिलोसॉफी को उसके मूल रूप में समझाती है, जिसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। इस एपिसोड में हमने एल्बर्ट केमू की ज़िंदगी के बारे में तो समझ लिया, लेकिन अभी भी एब्सोर्डिज्म की कोर फिलोसॉफी को समझना बाकी है, और कैसे ये फिलोसॉफी हमारे जीवन को आसान बना सकती है, ये भी समझना बाकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एपिसोड 4 जल्दी अपलोड कर दूं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए वी वॉन्ट एपिसोड 4। इसी के साथ मैं हूँ एनोनमिस्ट और मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में।